नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 11 धारा 159 से 199, लगभग इसमें 41 धाराएं हैं। विषय वस्तु है इसकी नगरीय विकास और योजनाएं। नगरीय विकास और योजनाएं, तो इसको फटाफट पढ़ेंगे और लगभग 40-41 धाराएं हैं और एकदम शॉर्ट में, और एक भी चीज़ छूटी नहीं है। हर चीज़ को इसमें कवर किया गया है। लेकिन आपको छोटा सा लग रहा है, एक पेज के अंदर 40 धाराएं, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर या कैसे भी पढ़ाया जाता है, इसको कम से कम 3 या 4 दिन लेते हैं। हमने क्या किया, एक ही पेज के अंदर सारी धाराएं और सारी चीज़ें ले लिए, एक ही चीज़ छूटी नहीं है। अब देखो, पहली धारा है धारा 159, नगरीय सर्वेक्षण और मास्टर प्लान योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मास्टर प्लान है वो 20 साल के लिए बनाई जाती है। मास्टर प्लान योजना जो होती है, मास्टर विकास योजना है, वो 20 साल के लिए बनाई जाती है। निष्पादन योजना, परफॉर्मेंस जो प्लानिंग होती है, वो 5 साल के लिए बनाई जाती है। और अन्य वार्षिक योजनाएं जो होती है, वार्षिक निष्पादन योजनाएं होती है, वो होती है 1 साल के लिए बनाई जाती है। तो इसमें क्या हो गया, पहले में क्या है, इसका कार्यकाल 5 साल या 20 साल, 5 साल और 1 साल के लिए बनाई जाती है। दूसरी है योजना की तैयारी और मंजूरी हेतु उपयोग में ली जाने वाली प्रक्रिया, यानी योजना की तैयारी कैसे करते हैं और उसको प्रारूप की जो प्रक्रिया होती है मंजूर करने की, वो क्या होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रारूप बनाते हैं। प्रारूप बनाने के बाद में लोगों से आक्षेप और सुझाव मांगे जाते हैं। उन सुझावों के आने के बाद नोटिस में दर्शाया जाता है, नोटिस में प्रकाशन किया जाता है कि ये सुझाव और ये जो ये आक्षेप या उसकी शिकायतें आई है। फिर उसका प्रकाशन किया जाता है नोटिस बोर्ड पर। फिर होता है अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार समिति बनाई जाती है। सलाहकार समिति के अंदर नगरपालिका के जो निश्चित जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उसमें जो ये सदस्य होते हैं जो ये नगरपालिका चयन करती है, उसके बाद में जो प्राइवेट लोग भी होते हैं और कोई एनजीओ के लोग भी होते हैं, तो एक सलाहकार समिति बनाई जाती है। वो सलाहकार समिति मिल करके इनमें सुझाव या सलाह देती है। उसके बाद में मंजूरी होती है और उसका अंतिम रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार से क्या हो गया, योजना की तैयारी और मंजूरी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रारूप बनाते हैं, आक्षेप या सुझाव मांगे जाते हैं, उसके बाद में नोटिस पर दर्शाए जाते हैं, फिर प्रकाशन किया जाता है एक बार, फिर अंतिम रूप से सलाहकार समिति बनाई जाती है और वो मंजूरी दे देती है। तो अंत में उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है योजना को। फिर है योजना प्रवर्तन की तारीख। योजना प्रवर्तन की तारीख क्या होती है, उसके अंदर जो अंतिम जो प्रकाशन होता है, उसके अंदर जो तारीख लिखी होती है, वही योजना के प्रवर्तन की तारीख मानी जाती है। यानी मंजूरी के बाद नोटिस में निर्दिष्ट तिथि, अनुमोदन स्थान, नाम आदि योजनाएं जो होती है, वो इसकी अंतिम तारीख होती है। उसमें क्या लिखा होता है, उसके अनुमोदन की तारीख लिखी होती है, स्थान लिखा होता है, नाम लिखा होता है, योजना की प्रति या उसका जो कॉपी होती है वो लिखी जाती है। वो योजना की तारीख होगी। यानी योजना का प्रवर्तन की तारीख कौन सी होगी, तो अंतिम बार में जो प्रकाशन हुआ है या मंजूरी हुई है, अंतिम रूप दिया है, वही उसकी योजना की प्रवर्तन की तारीख होगी, यानी उसको चालू होने की तारीख। फिर है योजना का पश्चातवर्ती उपात्रण, यानी सब्सिक्वेंस ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज या परिवर्तन करना। तो वो तय राज्य सरकार नगरपालिका के अनुमोदन के बाद कभी भी उपांतरण किया जा सकता है जो उचित समझे। यानी नगरपालिका अगर उचित समझे तो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद में किसी भी योजना के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। फिर है धारा 163, योजना का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन कैसे करते हैं, ये योजना, किसी भी योजना के प्रवर्तन में आने के बाद में क्रियान्वयन कौन करती है, नगरपालिका उसका क्रियान्वयन करती है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों या सदस्यों के माध्यम से। क्रियान्वयन कौन करती है, नगरपालिका। 163 के अंदर धारा 164, इस एक्ट के पूर्व की योजनाएं भी इस एक्ट के अधीन मानी जाती है। यानी अगर किसी गांव को नगरपालिका घोषित करे और उस गांव के अंदर ग्राम पंचायत रहते हुए जो मंजूर लिए गए या जो कानून बनाए गए थे या फिर जो योजनाएं बनाई गई थी, वो योजनाएं एज इट इज उस कानून के अंतर्गत मानी जाती है।
ताकि उसमें संतुलन बना रहे। अगर मान लो उसका कोई विरोध करती है या इस तरह से अलग कोई होती है तो उसको हटा दिया जाता है, लेकिन अगर वो संतुलित है उसमें तो उसको वैसी की वैसी लागू मानी जाएगी और इस एक्ट के तहत ही इसको स्वीकृत माना जाएगा। फिर है धारा 165 योजना का पुनरीक्षण। योजना के प्रवर्तन में आने के 10 साल बाद में राज्य सरकारें और नगर पालिकाएं जो है अपने अधिकारियों के माध्यम से क्या क्या पुनरीक्षण करती है, उसकी जांच करती है। भाई हमने जो योजनाएं बनाई है ये जैसे ये 20 साल के लिए बनाई है तो इसके 10 साल बाद में इनका पुनरीक्षण करेगी, उसका निरीक्षण करेगी कि ये किस तरीके से चल रही है। और करेगी कौन? राज्यपाल, ये नगर पालिका और राज्य सरकार। फिर है धारा 166 विकास क्षेत्रों की घोषणा करना। धारा 161 के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद नगरपालिका किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी कहाँ कहाँ विकास किया जा सकता है, कहाँ कहाँ भवन बनाए जा सकते हैं और कहाँ सड़कें बनाई जा सकती है, यानी किस किस चीज़ को विकास क्षेत्र का मतलब है कहाँ हमें काम करना है। उस तरह से जो नगरपालिका है किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है राज्य सरकार के अनुमोदन से। अपने आप नहीं कर सकती, राज्य सरकारें अनुमोदन करेगी उसके बाद उसको विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। फिर है अप्राधिकृत विकास योजना पर शास्ति। यानी अप्राधिकृत यानी एक गैर अवैधानिक रूप से या गैर कानूनी रूप से अगर मान लो कोई विकास करता है, जैसे मान लो कोई भवन बनाता है या कोई सड़क बनाता है या किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करता है बिना अनुमति के, तो उसको शास्ति यानी कि दंड दिया जाता है। वो दंड क्या होगा? शास्ति दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये और आगे भी अगर ऐसा करता है तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और अधिकतम ये अगर मान भवन है तो 500 रुपये भी हो सकता है। यानी कहाँ विकास करना है, कहाँ योजना को लागू करना है। अगर मान लो इसमें दोष सिद्ध हो जाता है कि ये दोषी है, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होगा कि उसमें 5,000 रुपये एक बार में दंड लगाएगी। और अगर फिर भी उसको चालू रखता है, उसको मतलब उल्लंघन करता जाता है, तो डेली 100 रुपये के हिसाब से उसमें रोज दंड लगाया जा सकता है। ये किस हो गया? विकास कार्यों के बारे में। अगर भवन निर्माण से संबंधित कोई काम है तो ये डेली का 500 रुपये भी हो सकता है। उसके बाद में अप्राधिकृत धारा 168 के अंदर है अप्राधिकृत विकास हटाने की शक्ति। यानी अगर मान लो कोई अप्राधिकृत गैर कानूनी विकास कर दिया गया है या वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, कोई निर्माण कार्य कर दिया गया है, तो क्या करेंगे? उसको हटाने की जो शक्ति है, पहले क्या देंगे? 30 दिन का नोटिस देंगे। 30 दिन के नोटिस के अंदर अगर वो नहीं हटाता है तो क्या है, नगरपालिका या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उसको तोड़ फोड़ देंगे। अगर जैसे वर्तमान में बीकानेर के अंदर जगह जगह सड़कें चौड़ी करने के लिए जो संभागीय आयुक्त महोदय ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, पहले नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस देने के बाद में उसमें नहीं करते हैं तो फिर सरकार के जो होती है नगरपालिका या जो सरकारें हैं वो उसको तोड़ देगी, तोड़ फोड़ करेगी। इस दौरान अनुज्ञा मिल जाती है तो अप्रभावित होता है। अगर मान लो ये इन्होंने नोटिस दे दिया, 30 दिन का नोटिस दे दिया और 30 दिन के अंदर इन्होंने परमिशन ले ली है, अपनी किसी भी निर्माण कार्य की परमिशन ले ली है, तो वो 30 दिन वाला जो अधिकार है उनका, या जो 30 दिन वाला जो कानून है या नियम है या नोटिस है, वो अप्रभावित रहेगा, वो निर्माण कार्य अपना करता रहेगा। और उसके बाद में 30 दिन का नोटिस अप्रभावित रहता है। और अनुज्ञा नहीं मिले, अगर परमिशन नहीं मिले और वो हटाए भी नहीं, तो 5,000 रुपये का डेली 5,000 रुपये का उनको दंड दिया जाएगा और 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आगे दंड चलता रहेगा। उसके बाद में अप्राधिकृत अस्थायी नहीं 169 है 169 है अप्राधिकृत विकास रोकने की शक्ति। यानी अगर कार्य समय पर नहीं किया गया तो उस काम को रोका जा सकता है। अगर वो नहीं रोकता है तो अभी वही 5,000 रुपये और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड भी लगाया जा सकता है। किसमें? 169 में। 170 में क्या है? अप्राधिकृत अस्थायी विकास हटाना। 15 दिन का नोटिस देंगे, नहीं हटाए तो नगर पालिका हटाएगी। और फसल के मामले में ये 6 माह का होगा, यानी कोई अस्थायी रूप से अवैध कब्जा, मान लो अगर किसी जगह पर अवैध कब्जा कर लिया तो उसमें क्या करेंगे? 15 दिन का नोटिस देंगे। 15 दिन के नोटिस के अंदर वो नहीं हटाता है, 15 दिन के नोटिस के अंदर वो नहीं हटाता तो क्या करेंगे? नोटिस देंगे, नहीं हटाएगा तो 5,000 रुपये दंड दिया जाएगा। ये तो हो गया ऊपर वाला। फिर इसमें है कि अप्राधिकृत अस्थायी विकास, यानी कोई किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो पहले 15 दिन का नोटिस देंगे, नहीं हटाएगा तो नगर पालिका खुद हटाएगी। ठीक है। अगर यही मामला अगर मान लो फसल के मामले हैं, अगर मान लो नगर पालिका का क्षेत्र है, वहाँ उसने कोई खेती बाड़ी कर रखी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बीच में उसको हटा देंगे या उसको
तहस नहस कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक फसल पकेगी तब तक उसका इंतजार करेंगे, यानी 6 महीने का टाइम उसको दे दिया जाएगा। 6 महीने के बाद में उसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएगी तो फिर नगर पालिका हटाएगी। ये हो गया 170 में। फिर 171 में भूमि के उप विभाजन या निजी मार्ग बनाने हेतु मंजूरी। भूमि के उप विभाजन यानी भूमि के अगर मान लो उप विभाजन का मतलब भूमि के कई विभाग करना, कई भाग करना, जैसे मान लो एक जगह से 2 3 4 5 जने अगर हिस्सा पाती कर रहे हैं वो हो गया। या फिर निजी मार्ग बनाने के लिए या अपना खुद का मार्ग बनाने के लिए अगर मंजूरी ली जाती है तो उसमें नगर पालिका मंजूरी देती है। अगर इसमें दोष सिद्ध हो जाता है, मंजूरी बिना मंजूरी के अगर मान लो ये काम करते हैं तो क्या होता है 5,000 रुपये और जारी रहता है तो 2,200 रुपये दैनिक इनका फाइन भी लगाया जा सकता है, दंड भी लगाया जा सकता है। फिर है धारा 172 उपागत व्यय की वसूली। उपागत व्यय की वसूली धारा 168 से लेके 71 में कोई व्यय व्यक्तिकर्मी व्यक्ति या भूमि भवन के स्थायी मालिक से लिया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का अगर मान लो उनके खर्चे से संबंधित अगर मान लो कि व्यक्ति या किसी ने अगर उल्लंघन किया है भवन और भूमि के मामले में तो उसमें किसके स्वामी से, जो उसकी भूमि का जो मालिक है उससे उसका दंड लिया जाएगा। फिर है धारा 173 परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना विषय वस्तु। ये नगर पालिका बना सकती है, यानी परियोजनाओं का जो है स्कीम है इनकी बनाएगी कौन और इनकी विषय वस्तु निर्धारित कौन करेगी, ये नगर पालिका करेगी। धारा 174 परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी कैसे करते हैं, यानी कोई भी धारा कोई भी परियोजना या कोई स्कीम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो घोषणा करेंगे कि हम इस प्रकार की परियोजना बना रहे हैं, घोषणा कर दी। फिर उसके बाद में वो गजट में प्रकाशित करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर वो गजट में प्रकाशित करेगी। फिर उसको तैयार करेगी, उसकी रूपरेखा तैयार करेगी, लगभग 1 साल लग जाता है, 1 साल के अंदर वो तैयार करेगी। फिर नोटिस करेगी, यानी नोटिस बोर्ड पर चिपकाएगी या नोटिस करेगी, दिनांक लगा करके उसको नोटिस करेगी, लिखेगी। उसके बाद में 30 दिन के भीतर आक्षेप संग्रह करेगी। आक्षेप अगर मान लो किसी को सुझाव देने हैं या आक्षेप देने हैं तो 30 दिन का टाइम उनको देंगे। फिर उसका अवलोकन करेगी, आक्षेप जो होते हैं उनका अवलोकन करेगी। अवलोकन करने के बाद में उनका अंतिम प्रकाशन होता है और अंतिम प्रकाशन हो जाता है तो इस प्रकार से ये योजना की तैयार हो जाती है। फिर है धारा 175 पुनर्विकास स्कीम। अगर मान लो किसी विकास में किसी काम में कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए दोबारा फिर उसका विकास किया जाता है, या कमी रह जाती है, कोई खराबी रह जाती है या इंतजाम में कमी रह जाती है या निवास के लिए अगर कोई खतरा उत्पन्न हो गया है तो अधिकारी इसके लिए पुनर्विकास यानी दोबारा उसमें विकास या दोबारा निर्माण कार्य करने की या कोई काम करने की परमिशन कौन देगा, जो नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। फिर धारा 176 परियोजना स्कीमों के अनुमोदन हेतु नगर पालिका को प्रस्तुत करना। मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है वो इन स्कीमों को कहाँ प्रस्तुत करेगा, नगर पालिका के अंदर उनके पटल पर रखेगा। फिर धारा 177 किसी स्कीम की घोषणा के बाद भूमि उपयोग और विकास पर निर्बंधन, यानी जो नगर पालिका है उनमें अनुमति के बिना किसी भी भूमि या इसका उपयोग या विकास नहीं कर सकती बिना अनुमति के। और यही चीज़ अगर मान लो वो पहले ग्राम पंचायत थी, अब नगर निगम बनी है, नगर पंचायत बनी है, नगर पालिका बनी है, तो अगर मान लो पंचायत के अंदर जो परमिशन पहले दे चुके थे तो वो परमिशन नगर पालिका बनने के बाद में भी लागू मानी जाएगी, उसके बाद ये लागू मानी जाएगी। फिर है धारा 176 हो गई, 77 होगी, बिना अनुज्ञा नहीं दे सकती। फिर है परियोजनाओं और स्कीमों का व्यक्तिगत होना, लैप्स होना, यानी धारा 174 के अंदर 2 साल के अंदर अंदर अगर मान लो इसमें ये काम में नहीं लिया, 2 साल के अंदर मान लो कोई निर्माण नहीं किया तो यह वो चीज़ क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, वो परियोजना लैप्स हो जाएगी। किसी भी परियोजना के अंदर 2 साल के अंदर वो पैसा खर्च नहीं किया जाता है या 2 साल के अंदर अंदर उस योजना को लागू नहीं किया जाता है तो वो क्या है, लैप्स हो जाती है। वैसे ही भवन निर्माण से संबंधित बातें जो हैं वो 2 साल के अंदर ही होती हैं। उसके बाद में है धारा 179 परियोजना स्कीमों का उपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। नगर पालिका ठीक समझे तो उसमें किसी भी परियोजना में मॉडिफिकेशन कर सकती है। धारा 180 नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार इसको निर्देश दे सकती है नगर पालिका को, नगर पालिका को है वो राज्य सरकार जो निर्देश दे सकती है कि स्कीमों कोई भी आप स्कीम या योजना बना सकते हो या उसमें निर्देश दे सकती है। फिर धारा 181 किसी भी परियोजना स्कीम की व्यावृत्ति यानी सेविंग्स यानी बचत करने की या बचाव करने की जो प्रक्रिया होती है वो
किसी भी परियोजना में स्कीम के अंदर बताते हैं कि लोक हित में ऐसा कर सकती है। नगर पालिका जो है लोक हित में अगर ऐसा समझे तो उसमें जो है वो सेविंग्स कर सकती है। फिर है धारा 182, भूमि के उपयोग में परिवर्तन और निर्बंधन पर भूमि परिवर्तन अनुज्ञा पर राज्य सरकार की शक्ति, यानी भूमि के परिवर्तन रूपांतरण पर जो है वो है कौन कर सकती है, ये राज्य सरकार है, वो अनुमति दे सकती है, उसमें कानून बना सकती है। फिर है धारा 183, सार्वजनिक मार्ग पर नियमित लाइन एक तरफ या दोनों तरफ 30 दिन का नोटिस देकर नहीं है तो 5,000 रुपये का दंड। यानी किसी भी सड़क को, मार्ग को, सार्वजनिक मार्ग है उसको चौड़ा करने के लिए या उसके आसपास में अगर मान लो किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है उनको हटाने के लिए एक लाइन खींच दी है कि इस लाइन से आगे कोई नहीं आएगा। वो एक तरफ भी लाइन हो सकती है और दोनों तरफ भी लाइन हो सकती है। अगर किसी ने अगर ऐसा कर रखा है तो क्या देंगे, 30 दिन का नोटिस देंगे। नोटिस देकर उनको कहेंगे भाई आप अपना ये चीज़ें हटा लो, हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं, आप ये चीज़ हटा लो। अगर वो नहीं हटाते हैं तो वही 5,000 रुपये का दंड और उसके बाद में डेली का भी निर्धारित कर सकती है। धारा 184, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार। भूमिगत यानी अगर आपको अंडरग्राउंड कुछ बनाना है, अंडरग्राउंड नाली बनानी है, अंडरग्राउंड आपको सीवरेज बनाना है, अंडरग्राउंड आपको ये अंडर ब्रिज बनाना है, भूमि के अंदर अगर आपको कुछ बनाना है, तार खींचनी है, टेलीफोन की लाइन खींचनी है या किसी भी प्रकार की आपको गैस पाइपलाइन निकालनी है, उसके लिए आप भूमि के उपयोग करने के लिए आपको अधिकार है। किसका, कौन से, किसके तहत है ये, भारतीय तार अधिनियम या भारतीय तार एक्ट 1985 और विद्युत एक्ट 2003 और अन्य कोई नियम सरकार बनाती है उनके तहत ये उनको अधिकार है, सरकार या नगर पालिका को ये अधिकार है। फिर है धारा 185, भूमिगत उपयोगिता के नक्शे, यानी नगर पालिका का मुख्य अधिकारी है वो अपने ऑफिस के अंदर अब ये इस तरह से नक्शे बना के रखेगा, भाई हम इस मोहल्ले से, इस बस्ती से, इस वार्ड से हम अंडरग्राउंड क्या बनाएंगे, एक गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, तो उसका नक्शा बना के रखेगा वो, भाई यहाँ आप नक्शा बना के रखेंगे ताकि किसी को नोटिस दिया जा सके भाई इसके ऊपर या इसके आसपास आपका निर्माण कार्य है तो उसको हटा लिया जाए। इसी प्रकार से टेलीफोन लाइन, नाली बनाना, कोई भी अगर मान लो जो भी निर्माण कार्य करना है उसका नक्शा बना के रखेगा कौन, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी संपूर्ण नक्शे, नाली, अंडर ब्रिज तैयार करके रखेगा ये नक्शे, धारा 185 के तहत। 186 के तहत केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष उपबंध, केंद्र और राज्य की अनुज्ञा से नगर पालिका ये इन चीज़ों का उपयोग करेगी। धारा 187, उत्सवों आदि पर मार्गों में अस्थायी निर्माण, यानी अगर मान लो किसी के घर में कोई जगह नहीं है, अंदर जगह नहीं है तो बाहर टेंट लगा के काम करेगा, सड़क पर करेगा तो उसमें खंभा भी डालेगा, वो सड़क तोड़ेगा और करेगा, तो इससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति लेने के बाद उनका काम हो जाता है तो उन चीज़ों को भरना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि छोड़ के चला गया, उन चीज़ों को वैसे का वैसे करके उनको जाना पड़ता है और जो नॉमिनल जो फीस होती है वो भी भरनी पड़ती है। क्या है, उत्सवों आदि के अस्थायी निर्माण पर क्या है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर और यातायात पुलिस के परामर्श के बाद में इनकी जो अनुमति है वो दी जाती है। विवाह, पार्टी, समारोह, पंडाल, इस तरह से जो काम किए जाते हैं वो अनुमति कौन देता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। फिर है धारा 188, मार्ग, नाली, परिसर के निर्माण से पूर्व की सावधानियां, यानी नगर पालिका अगर मान लो मार्ग बनाती है, नाली बनाती है या फिर कोई अंडर ब्रिज या अंडर पाइपलाइन अगर मान ली जाती है तो उससे अगर मान लो किसी भी मालिक का जहाँ पे उन्होंने अनुज्ञा या प्राप्त कर रखी है या मान लो यहाँ से इसको नाली निकालनी है, यहाँ से नाली निकालनी है, लेकिन यहाँ से नाली निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि वैसे इतनी खोदी जाएगी, हो सकता है फुट या 2 फुट आगे और खोदे या तोड़ाई करे, तो उसकी अगर मान लो जो नुकसान उस स्वामी का, मकान मालिक का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो जो नगर पालिका या जो भी संस्था या एजेंसी बनाती है उनको भरपाई करके जाना पड़ता है। तो इस तरह से नहीं है कि छोड़ के तोड़ ताड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होगा। धारा 189, बिना अनुज्ञा मार्ग पर न तो कास्ट यानी लकड़ी रख सकते हैं और ना ही खड्डे खोद सकते हैं, यानी कोई भी अगर आप मान लो कोई खड्डे खोदते हो, कोई सड़क पर अगर मान लो आपको ज़रूरी है उसे पाइप रोपना है या और करना है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने के बाद में आपको भरपाई भी करनी पड़ेगी। अगर आपने सड़क पर कोई तोड़ फोड़ करी है तो उसको वापस रिपेयर भी करनी पड़ेगी। फिर है 190, धारा 190 में फुटपाथ का अनिवार्य उपबंध, किसी भी सड़क या मार्ग के ऊपर फुटपाथ जो ज़रूरी माना गया है उस जो परमिशन जो है
कम से कम उसमें 1.5 मीटर का मतलब होता है लगभग 5-6 फुट के जो दायरा होता है वो फुटपाथ के लिए बनाना होता है, वो छोड़ना पड़ता है। तो वो उसकी जो है फुटपाथ अनिवार्य होता है एक चौड़ाई बनाने के लिए। धारा 191 मार्गों के कोने पर भवन नगरपालिका के नॉर्म्स के अनुसार, यानी कोई कॉर्नर का प्लाट है, वो कॉर्नर के कोई भवन बना रहा है तो वो उसका जो है नगरपालिका है निर्देश देती है कि आपका जो प्लाट है वो कॉर्नर पे है, इसलिए आपका नक्शा है इस तरह से गोलाई में बनाया जाए या तिकोना बनाया जाए या उसमें घुमावदार इस तरह से बनाया जाए, यानी जो निर्देश देती है उसके अनुसार बनाना पड़ता है। नगरपालिका के नॉर्म्स के अनुसार ऊंचाई कितनी रखनी है, घुमाव कितना रखना है, गोलाई कितनी रखनी है, वो करना पड़ेगा। धारा 192 बहिर्गत भवनों के पीछे करना, यानी कोई अगर मान लो किसी का जो प्लाट है वो 60 फुट चौड़ा है, उसने क्या किया आगे 4 फुट आगे जगह ले ली, मान लो जैसे कोई पार्क बना लिया या फिर आगे सीढ़ियाँ बना ली, तो उनको क्या है पीछे लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो फिर सरकार खुद लेगी। फुटपाथ का अनिवार्य रूप से उपबंध हो गया। मार्गों के भवन नगरपालिका के नॉर्म्स के अनुसार होंगे, ऊंचाई हो गया। बहिर्गत भवनों का पीछे करना, यानी 192 क्या बहिर्गत पीछे करना, यानी लाइन के बाहर है, यहाँ लाइन खींची हुई है और इससे इधर चला गया तो क्या उनको पीछे लेना पड़ेगा। जैसे चबूतरा बना दिया तो इनको क्या करेंगे, जो नगरपालिका है अगर मान लो अवैध रूप से आगे बढ़ गया है, अगर सड़क बनाने की सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और किसी ने आगे अपना कोई निर्माण कार्य वगैरह कर रखा है, चबूतरा बना रखा है, बैठने की चौकी बना रखी है, तो उसके लिए क्या करेंगे 15 दिन का नोटिस देंगे कि आप हटा लो। अगर नहीं हटाते हो तो फिर नगरपालिका खुद हटाएगी और उसका खर्चा वगैरह वो भी किसको देना पड़ेगा, भवन के मालिक को। फिर है भवनों की सतह या तल, यानी भवनों का जो सतह है यानी जो प्लिंथ है वो उसके हिसाब से लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सड़क इतनी चौड़ी है और मकान ऐसे बना लिया, ऐसा नहीं। सड़क यहाँ है तो मकान इतना ऊंचा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ये सड़क है ना, ये सड़क का लेवल है, कौन सा लेवल है, ये सड़क का लेवल है। ऐसा नहीं है कि अपना मकान इतना नीचा बनाओगे, ऐसा नहीं बना सकते। ये सड़क है या नाली है या सीवरेज है तो आपको मकान कम से कम ऐसे ऊंचा लेना पड़ेगा, यानी जो नॉर्मल जो सड़क वगैरह है ना उनसे ऊंचा लेना पड़ेगा। इसका मतलब यही है भवनों की सतह सड़क सीवर नाली से नीचे के स्तर पर नहीं बना सकते। फिर है धारा 194 समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण संबंधी उपबंध। अगर आपको नया मकान बनाना है, अगर आपको पुनर्निर्माण करना है, अगर आपको बाहर निकलना है यानी कि बनाया है उसे थोड़ा आगे बढ़ना है, और कुआं या बोरिंग अगर आपको काम में लेनी है बनानी है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुमति अगर मान लो दे देती है वो 2 महीने के अंदर देनी होती है, दे देती है तो ठीक है। अगर ना तो अनुमति देती ना आपको मना करती तो आप क्या करोगे, 1 महीने का नोटिस दे करके आप निर्माण कार्य शुरू कर लोगे। क्या मानते हुए, पूर्व अनुमति मानते हुए। भाई सरकार ने ना तो मना किया ना अनुमति दी, इसलिए उसने 1 महीने का इंतजार कर लिया, 1 महीने का नोटिस दे दिया, उसके बाद वो निर्माण कार्य उसने शुरू कर दिया। अपने आप उसने कह दिया स्वतः अनुमत मान करके उसने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अगर अनुमति नहीं दी है, मना कर दिया है, नोटिस देकर शुरू कर देगा स्वतः मारकर। अगर असंगत है यानी कि उसने अनुमति नहीं दी है, मना कर दी है, फिर भी उसने बना दिया है तो क्या करेंगे 5000 रुपये का दंड का भागी होगा। और उसके बाद में ये अधिकतम 10,000 भी हो सकता है और फिर 1-2 महीने का जुर्माना आगे भी लगाया जा सकता है। फिर है धारा 195 निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव कौन करेगा, जो ये बनाए हो गए आप उनका रखरखाव या तो बनाने वाला करेगा या कंपार्टमेंट का मालिक करेगा या फिर जो विकास करता है यानी जो बनाता है वही करते हैं। निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स, भवन निर्माता विकास करता, भवन निर्माता में भवन बनाने वाला बिल्डर्स, और विकास करता जिसने बनवाई है, जो बनवा रहा है विकास करता या नगरपालिका या जो भी है वो का होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स की इकाइयों के स्वामी का होगा, यानी जो कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है उनका जो मालिक है, उनकी यूनिट्स का जो मालिक है वो करेगा। फिर है धारा 196 अनुज्ञा और संनिर्माण की विशिष्टियों का प्रकाशन, यानी अनुज्ञा और संनिर्माण या निर्माण कार्यों की विशिष्टियों का प्रकाशन, यानी यहाँ जो अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। सबसे पहले क्या, कौन बना रहा है, कोई उस संस्था का नाम, उनके इंजीनियर एक्सियन उनके नाम भी होते हैं। फिर उसके बाद में उनका नाम, जो फर्म है उनका नाम, पता,
फ़ोन नंबर और किस दिनांक तक बना देगा, ये प्रोजेक्ट कितने टाइम का है वो भी इसमें देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये किसके लिए बनाई जा रही है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है या फिर किसी का घर बनाया जा रहा है, किसी को जैसे मान लो किसी को जो मकान बना के जो सरकार देती है वो बना रहे, उस योजना का नाम या किसी मालिक का नाम उसमें दिया होता है, नाम पता वो सब दिया होता है। वो हो गया नाम पते वगैरह लिखना पड़ता है। वो कम से कम क्या है 4 बाई 4 फुट के हार्डबोर्ड पर लिखा होना चाहिए, व्यक्ति का नाम आदि लिखे होते हैं। और उल्लंघन करने पर इसमें भी 5,000 रुपये का फाइन है। फिर है मरम्मत आदि के समय होर्डिंग लगाना। अगर आप कोई मरम्मत कार्य कर रहे हो, निर्माण कार्य कर रहे हो, तो आपको होर्डिंग लगाना पड़ेगा, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। और उसके बाद में कोई जैसे मान लो ये टिन शेड वगैरह इस तरह से लगाए जाते हैं रोक की, ताकि वहाँ से कोई अनजाने में या भूल में कोई अंदर गिर ना जाए। सुरक्षा की दृष्टि से उनमें होर्डिंग्स लगाए जाते हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए आप इससे आगे कृपया ना जाए। तो क्या होगा, सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं ये, और उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का दंड होता है। और आगे भी करते जाता है तो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी दंड लगाया जा सकता है। फिर है धारा 198 सुख सुविधाओं का रख रखाव इत्यादि उत्तरदायित्व लेना। नगर पालिका लेती है सुख सुविधाओं के रख रखाव, सुख सुविधाओं और रख रखाव की जिम्मेदारी कौन लेती है, नगर पालिका लेती है। मान लो किसी पार्क का निर्माण करना है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था करनी है, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले बनाने हैं, या पेड़ पौधे लगाने हैं, या सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे लगाने हैं, लाइट की व्यवस्था करनी, यानी सुख सुविधाएं का मतलब होता है किसी को चलते फिरते आदमी को उनको सुविधाएं असुविधा ना हो। तो ये सारे काम की जिम्मेदारी कौन लेती है, नगर पालिका लेती है। फिर लास्ट में है 199 अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना या ग्रहण कर लेना। यानी नगर पालिका के अंदर अगर मान लो कोई प्राइवेट कॉलोनी बसाई जाती है और उस प्राइवेट कॉलोनी के कई बार क्या होता है कि नगर पालिका अधिग्रहण कर लेती है, या नगर पालिका को वो जो बिल्डर्स होता है या जो कॉलोनाइजर होता है वो उसको सौंप देता है, वो नॉर्म्स के अनुसार। और निर्देश किसके होते हैं, नगर पालिका का अनुमोदन होता है तो ही वो होता है। राज्य सरकार या नगर पालिका के अनुमोदन के तहत इनको अधिग्रहण या प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो ये हो गया अध्याय 11 धारा 159 से 99 और नगरीय विकास और योजनाएं। इसी के साथ 11 नंबर जो अध्याय ये खत्म हो गया। और नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।